बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च मेथड्स एंड डाटा एनालिसिस में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम लिटरेचर का एक रिव्यू लिख सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह हम कोई लिटरेचर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई रिसर्च पेपर या कोई थीसिस या कोई आर्टिकल या कोई बुक किस तरह हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह लिटरेचर रिव्यू लिखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिटरेचर क्योंकि हमने एक पैराग्राफ की शक्ल में या एक या दो पैराग्राफ की शक्ल में ही कोई एक अगर डॉक्यूमेंट है हमारे पास तो उसका रिव्यू लिखना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिसर्च पेपर है तो आप क्या करेंगे, उसका रिव्यू एक या दो पैराग्राफ की शक्ल में लिख देंगे। उसमें ये चीज़ें बताएंगे कि क्या क्या फलां पेपर में कोई एक पेपर था, उस पेपर में ये ऑथर ने एक्सप्लेन किया हुआ है या स्टडी किया हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए अगर आप एक लिटरेचर या एक से ज़्यादा लिख रहे हैं, क्योंकि आपने अगर थीसिस या कोई रिसर्च पेपर लिखना है तो उसमें आप एक से ज़्यादा ही रिव्यू लिखते हैं। तो मैं एक के हवाले से भी बता देता हूँ आपको, और ये भी बता देता हूँ कि जब ज़्यादा लिखने हो तो किस तरह उसको आप अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो लिटरेचर में होना चाहिए, पहली लाइन होनी चाहिए, वो इस तरह की होनी चाहिए कि वैसे तो ऑथर नेम से स्टार्ट होता है कि फलां ऑथर ने इस ईयर में इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक के साथ साथ उसमें सबसे पहली लाइन में या एक दो लाइन में आप इंट्रोडक्शन का बता देंगे कि इस जो मैंने पेपर जिसका रिव्यू करना है उसका इंट्रोडक्शन आप एक दो लाइन में बता देंगे पहले। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पेपर या उस थीसिस में लिटरेचर रिव्यूज होंगे उसको नहीं आपने करना, क्योंकि वो लिटरेचर उसके हवाले से थे, उसकी स्टडी के हवाले से आपने, क्योंकि आप जो लिटरेचर कर रहे हैं वो एक बंदे का जिसका भी है उसका आपने अब रिव्यू करना है। तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें एक दो लाइन का, और दूसरे नंबर पे आप मेथोडोलॉजी पे आ देंगे। सेकंड नंबर पे मेथड्स आ जाता है। मेथड्स में होता है कि हमारे इसमें अप्रोच बताई जाती है कि हमारे डाटा के सोर्सेज क्या होंगे और किस तरह से आप उन्हें अपनी स्टडी में यूज कर रहे हैं। जिसका हमारे पास रिसर्च पेपर था वो किस तरह उसने उस स्टडी में यूज किया हुआ है, क्योंकि हमने लिटरेचर अगर रिव्यू अगर किसी दूसरे बंदे का लिखना है तो उसमें हमने उसके मेथड्स को एक्सप्लेन करना है कि उसमें उसका मेथड इस पेपर में क्या था, उसमें क्या डाटा के सोर्सेज हैं, कोई इस तरह की टेक्निक्स यूज की हुई थी। उसके बाद बॉडी आ जाती है। दो लाइन आप इंट्रोडक्शन की लिख दें, उसके बाद मेथड्स की लिख दें, मेथड्स के साथ साथ ही बॉडी आ जाती है। बॉडी अगर तो एक आपके पास एक रिव्यू लिख रहे हैं उसका मैं पहले बता दूं कि जब आप मेथड या बॉडी की बात करते हैं तो उसमें आपकी मेथोडोलॉजीज आ जाती है। मेथोडोलॉजीज में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि इस बंदे ने डाटा किधर से लिया, अगर कोई कंपनी का डाटा है तो वो बता दें, आप अगर सैंपल लिए हुए हैं तो वो बता दें। तो आपने दो तीन लाइंस का आपने उसके बारे में बता देना है कि इसने फलां कंपनी का डाटा लिया था। तो अगर आप एक से ज़्यादा रिव्यू लिख रहे हैं तो फिर आप उसमें दो अप्रोचेस होती हैं बॉडी की, मतलब कि लिखने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है क्रोनोलॉजिकल मॉडल, दूसरा होता है थीमेटिक। क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है कि आप पैराग्राफ से इस तरह मतलब कि जो रिव्यू करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 आपने रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लिए या थीसिस डाउनलोड कर लिया, आपने उन सब के रिव्यू लिखने हैं। तो क्या होगा कि आप क्रोनोलॉजिकल में क्या होगा कि आप सबसे जो पुराना पेपर है उसको सबसे पहले आप रखें, उसको उसका पहले रिव्यू कर दें, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला टाइम पीरियड के हिसाब से। उसके बाद थीमेटिक मॉडल है, उसमें क्या होगा कि आप टॉपिक्स के हिसाब से करेंगे, मतलब कि अगर आपने कोई फैक्टर्स भी बनाए हुए हैं पेपर में तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेजर्स और उसके बाद सब टॉपिक्स पे आते जाएंगे। टॉपिक्स के हिसाब से लिख सकते हैं आप। डिस्कशन एंड कंक्लूजन है, आप फिर बॉडी बताने के बाद या मेथड्स बताने के बाद के फलां बंदे ने इस पेपर में ये काम किया हुआ है, उसके बाद उसका उसने जो कंक्लूजन दिया हुआ है उस या डिस्कशन की हुई है उसकी एक दो लाइन आप ऐड कर देंगे कि उसकी स्टडी से क्या उसको कंट्रीब्यूशंस या उसके सिग्निफिकेंस आप उसमें बता देंगे। और जो रेफरेंस होता है लिटरेचर का वो एक इन टेक्स्ट होता है और एक एंड टेक्स्ट रेफरेंस होता है। दो तरह के रेफरेंस होते हैं। इन टेक्स्ट रेफरेंस कौन सा होता है आगे चल के जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं मैं दिखा भी देता हूँ। इन टेक्स्ट रेफरेंस आपके पास होता है सबसे स्टार्ट में ऑथर नेम, एक ऑथर हो, दो ऑथर हो, तीन हो, किस तरह उनको लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इन टेक्स्ट रेफरेंस होता है जब जो कि आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं उसके अंदर आ रहे, जबकि एंड टेक्स्ट रेफरेंस होते हैं एंड पे, जैसे कि लास्ट
एपीए स्टाइल एक डिस्कस किया था, तो वो आपके पास एंड टेक्स्ट रेफरेंस होता है। तो वो आप अगर आपने मतलब कि जो भी आपने रिव्यू किए हुए हैं, जो भी आपने रिव्यू किए हुए हैं उन सब का क्या करें, एक लिस्ट बना लें, 10 या 15 जितने आपने रिव्यू किए होंगे सबकी एक लिस्ट बनाते जाएंगे। तो वो रेफरेंस जिस हिसाब से दिया होगा उसी हिसाब से रेफरेंस सम टाइम आते हैं, सम टाइम मतलब कि अगर आपने पब्लिकेशन करवानी है यूनिवर्सिटी में थीसिस लिखना है तो रेफरेंस का भी अपना स्टाइल है। कुछ कहते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कर दें एंड टेक्स्ट जो रेफरेंस हैं, कुछ कहते हैं कि उनको जिस हिसाब से पेपर में है या थीसिस में आपके चल रहे हैं रेफरेंसेस, उस हिसाब से जिस हिसाब से इन टेक्स्ट रेफरेंस चल रहे हैं उसी हिसाब से एंड टेक्स्ट रेफरेंस यूज करें। तो ज्यादा सूटेबल वैसे यही होता है कि इन टेक्स्ट के हिसाब से ही एंड टेक्स्ट, मतलब कि जो इन टेक्स्ट को नंबर मिले वही एंड टेक्स्ट रेफरेंस को नंबर मिले। उसके बाद बेसिक स्टेप्स हैं कि आपने जो रिव्यू लिखने हैं वो किस तरह। सबसे पहले आपको पता है कि आपका टॉपिक होना चाहिए आपके पास। टॉपिक के बाद आप पेपर सेलेक्ट करें। पेपर सेलेक्ट करने के बाद उसको पढ़ें या स्किमिंग कर लें, उस जो भी आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स आपने ढूंढे हुए हैं, डाउनलोड किए हुए हैं, उनके उनको रीड कर लें। फोर्थ नंबर पे है कि आपने जो चीज़ें पेपर से आपने स्किमिंग की या रीड किया उसको आप एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर लें। मतलब कि पहले आपने देखा कि एक अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर आप मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, एंड पे आप क्या करेंगे, कंक्लूजन की बात करेंगे। फिर उसमें आप देखते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि जो आपने रिव्यू किए हैं 10 या 15 जो भी, वो देखें कि आपकी स्टडी को आप फुलफिल कर रहे हैं हाइपोथेसिस के बारे में, कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कोई सपोर्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, तो उस हिसाब से उसको देखें। तो एंड पे राइट द लिटरेचर, तो आप सारे लिटरेचर का एक डॉक्यूमेंट बना लें जो आपने लिखने होते हैं। उसके बाद है हाउ टू रीड आर स्किम आर्टिकल्स। मोस्ट आर्टिकल्स हैव एब्स्ट्रैक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट्स सारे तकरीबन रिसर्च पेपर्स या थीसिस में सब में ही होता है तकरीबन। ये एब्स्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि हमें ये समरी बता रहे होते हैं पेपर या थीसिस की, जो उसमें उस रिसर्च पेपर या थीसिस में इंक्लूड होता है। तो एक रिसर्च या पेपर या थीसिस, रिसर्च पेपर या थीसिस में अगर आप उसकी स्किमिंग करें तो आपको टाइटल्स या कुछ इस तरह के हेडिंग्स के तौर पे नजर आएंगे। सबसे पहले आपने देखना होता है टाइटल क्या है पेपर का। टाइटल अगर आपके जो है रिसर्च टॉपिक, टाइटल मींस रिसर्च टॉपिक जो आप की स्टडी से सूटेबल है आप वो देख लें। फिर आथर नेम और जर्नल और डेट वगैरह ये आपके रेफरेंस में यूज हो सकते हैं, उसको देखें। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट देख लें, एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें। एब्स्ट्रैक्ट आपको समरी बताएगी पेपर के बारे में। वही बात कि ये आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये थीसिस या पेपर आपकी स्टडी से रिलेटेड है या नहीं है। तो थीसिस अगर हो तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स भी होते हैं, रिसर्च पेपर्स में नहीं होते। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स से भी आपको अंदाजा हो सकता है क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या मेजरमेंट्स की गई हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को भी रीड कर लें। लिटरेचर रिव्यू उसका बेशक ना आप स्टडी करें, आप इंट्रोडक्शन करें और कंक्लूजन करें और दरमियान से मेथोडोलॉजी के कुछ स्टेप्स या देख लें। टेबल ऑफ कंटेंट से आपको काफ़ी हद तक अंदाजा हो जाएगा। अगर तो रिसर्च पेपर्स हैं तो मेथोडोलॉजी भी उसको आप, क्योंकि वो पैराग्राफ की शक्ल में ही होगी, तो उसको रीड कर लें। तो हर एक पैराग्राफ का आप कोशिश करें, जैसे स्किमिंग आपने सीखी हुई है इंग्लिश के कोर्सेज में कि आप क्या करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं चीज़ों का, तो उस तरह आप इसको रीड करते रहें। जो जो आपको काम का लग रहा है उसको हाईलाइट करते रहें, रैंक के ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट बना लें। आपने लिटरेचर की साइटिंग जो इन टेक्स्ट है वो किस तरह करनी है, जैसे कि आपने एक आथर अगर आपके पास हो तो आपने क्या करना है, हेग इन 1993 हैग का पेपर था, उसने क्या किया हुआ 1993 में। आगे इस तरह आपने एक्सप्लोर जेनेटिक कन्फ्लिक्ट्स आगे आपने वो स्टार्ट कर देना है। उसके बाद है जब आपके पास टू ऑथर्स हों तो उसको लिखने का तरीका क्या है। हेड्रिक एंड डफील्ड 1986 में इसने जो है वो कोई स्टडी की थी उसके बारे में, इस तरह आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। अगर आपके पास 3 or more ऑथर्स हों तो आप क्या करते हैं, एट ऑल लिखते हैं। मतलब कि फर्स्ट उसका नेम लिख के, जैसे कि अगर हेड्रिक एंड फील्ड और एक और होता तो आप क्या करते हैं, हेड्रिक एट ऑल। फर्स्ट जो ऑथर होगा उसका आप क्या करेंगे, उसके साथ एट ऑल लिख देंगे। मतलब कि 3 या 3 से ज्यादा ऑथर जब आपके पास होंगे तो आपने क्या लिखना है, एट ऑल, ET और AL और आगे डॉट लिख के आगे ईयर आप लिख लें। तो इस तरह आपने तीनों ऑथर्स का नाम नहीं लिखते जाना, या 4 5 6 जितने भी ऑथर्स हों सबका नाम नहीं लिखना। जब 2 हों तो एंड करके लिख दें, जब 3 आए तो एट ऑल लिख दें, उसमें सारे आ जाएंगे।
उसके बाद है कि अगर आप दो पेपर्स का इकट्ठा एक ही टॉपिक पे के ऊपर रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो उनको आपने इकट्ठा नहीं करना, मतलब कि हैग और हर्स्ट एट आल जो था उन दोनों को आपने इकट्ठा नहीं करना, ये अलग-अलग स्टडीज हैं। तो मतलब कि एक पेपर आपका था हैग ने दिया हुआ था 1993 में और दूसरा दिया हुआ था हर्स्ट एट आल ने 1996। अगर उनका काम इकट्ठा ही सेम मतलब कि एक जैसा ही है तो आप क्या करें कि उसको एक ही सेंटेंस में इस तरह मेंशन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पहले हैग के बारे में बताएं और नेक्स्ट लाइन में आप हर्ष के बारे में बताएं, तो आप उनको इकट्ठा जो है वो एक लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद है कि एक रिसर्च पेपर जो लास्ट लेक्चर में भी मैं सर्च करके बताया था कि किस तरह आपने उसको सर्च करना है, तो हमारे पास टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन सक्सेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये लिखा किसने था? एन आर शाशी कुमार, और आगे है कि टी आर गोपाल कृष्णन नेयर एंड वी सुमा। ये इनके नाम थे जो थे, इंडियन ऑथर्स लग रहे हैं जी। ये नीचे इंस्टीट्यूशन नेम भी लिखा हुआ है इंडिया का। तो ये हमारे पास जो रिसर्च पेपर है, और इसमें जो वन लिखा हुआ है ये फर्स्ट ऑथर होता है, ये वन, ये भी वन है और ये भी वन है, ये दोनों फर्स्ट ऑथर्स हैं, और ये आपके पास जो था ये सेकंड ऑथर है। ये इन लोगों ने मिलकर काम किया इसलिए इसमें तीन आपके पास ऑथर्स हैं। तो सबसे पहले आपके पास ऊपर टॉपिक होगा, फिर आप देख सकते हैं कि ये ऑथर्स नेम है, क्योंकि हमने ये मेंशन करना है कि क्योंकि अब इसमें तीन है हमारे पास, तो इसको लिखने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह आपने थ्री ऑथर्स को लिखना है अपने रिव्यू में। तो सबसे पहले टाइटल आ गया, टाइटल के बाद आपके पास ऑथर्स नेम आ गया, ऑथर्स नेम के बाद इसमें क्योंकि ये पूरी बुकलेट थी इसमें ईयर स्टार्ट में ही था या वॉल्यूम नंबर स्टार्ट में ही था, तो इसमें नहीं है। तो उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट में आपके पास समरी होती है पूरे रिसर्च पेपर की, जो आपके पास रिसर्च पेपर होता है उस सारी की सारी समरी होती है। इसको रीड करें, इसको रीड करके आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि आपकी ये इस स्टडी में ऑथर्स क्या कह रहे हैं। नीचे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स से भी आपको अंदाजा होता है कि इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की हुई हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात की है, प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, जो आपकी मेन हेडिंग बन सकती हैं उनके उनको कीवर्ड्स में लिख देते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाता है, इंट्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर से स्टार्ट किया हुआ है और उसमें नीचे जो है वो रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं कि किस किस पेपर से उसने ये लाइंस उठाई हुई हैं। तो डायरेक्ट लाइंस तो नहीं उठाते अपनी, उसमें समरी एक बना के, तो उसमें एक लाइन, एक या दो लाइंस ऐड करके तो बता दिया जाता है। ये नीचे आपके पास है कि ये किधर पेपर पब्लिश हुआ, ये जर्नल का नेम है नीचे के कब हुआ, और ये 2014 में पब्लिश हुआ था, और ये जर्नल का नाम है। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव भी उसी के एंड पे लिखा हुआ था। इंट्रोडक्शन का आप स्टार्ट से जरूर पढ़ें, इंट्रोडक्शन का आप स्टार्ट से जरूर पढ़ें और एंड से जरूर पढ़ें, और इसमें सेक्शन की भी बात की होती है एंड पे कि सेकंड सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड वर्क है मतलब कि लिटरेचर रिव्यू है, सेक्शन 3 में क्या है, मेथोडोलॉजी है, सेक्शन 4 में क्या है, एम्पिरिकल एनालिसिस है, और सेक्शन 5 में समराइज किया हुआ है उसको। तो ये रिलेटेड वर्क्स आपके पास जो हैं वो लिटरेचर रिव्यू के नाम से हैं, लिटरेचर रिव्यू हैं। इसमें क्या है आपके पास, ये देख लें कि ये एट आल लिखा हुआ है और दूसरे नंबर पे ये साथ ही लिखा हुआ है। ये इस जर्नल का जो था स्टाइल डिफरेंट था, जिस स्टाइल से मैंने बताया उस स्टाइल से भी आप लिख सकते हैं। बाकी जब आपने पब्लिश करवाना है तो हर एक जर्नल का अपना स्टाइल हो सकता है। मैंने ये ब्रैकेट में यूज किया था और एटाल को इटैलिक किया था, और इस जर्नल वालों ने क्या किया हुआ है कि उसको इटैलिक नहीं किया हुआ, और ईयर को भी एक ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप देखें कि क्या क्या लिखा हुआ है, उसको देखें कि डाटा किधर से, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि डाटा किधर से लिया हुआ है, सैंपल किधर से लिया हुआ है, और इसमें टेक्निक्स कौन सी अप्लाई हो रही हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो मेथोडोलॉजी का चैप्टर होगा उसमें ये चीज़ ज़रूर होगी कि डाटा किधर से लिया हुआ है, किसके ऊपर काम किया हुआ है इसने, और उसमें टेक्निक्स कौन सी यूज़ की हुई हैं, ये सारी इसमें आ जाएगी। उसके बाद केस स्टडी है, केस स्टडी और रिसर्च जो मेथोडोलॉजी का चैप्टर है वो इकट्ठा भी हो सकता है। केस स्टडी में अब आगे क्या लें कि ये रिजल्ट्स जो उसने उसके टेबल बनाए या जो है उसके ग्राफ्स बनाए वो उसने इसमें मेंशन किए हैं। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का चैप्टर कह लें या सेक्शन कह लें, ये वो है। ये जब
हम डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ेंगे, उसमें ये टेबल्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह एनालिसिस बेस्ड जो हमारी रिसर्च होगी वो सारी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगी। तो अभी क्योंकि हम सिर्फ रिव्यू के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो उसी को लेके चलते हैं। ये ग्राफ्स भी उसने बनाए हुए हैं इसी डाटा को लेके, और एंड पे कंक्लूजन है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट को आपने जरूर पढ़ना है, इसी तरह कंक्लूजन को भी आपने जरूर पढ़ना है। इन दोनों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस रिसर्च पेपर में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। उसके बाद रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस ये आपके पास 1 2 की फॉर्म में है, काउंटिंग भी है, अल्फाबेटिकल नहीं। अल्फाबेटिकल होते तो इधर सबसे पहले ए वाले होते, बी सी इस तरह चल पड़ते। तो अगर इस पेपर की हम समरी देखें, सबसे पहले आप देखें कि इसमें है क्या। एब्स्ट्रैक्ट देख लें। एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट था, इसमें एब्स्ट्रैक्ट को मैंने इधर कॉपी कर लिया। तो इसमें आप देखें कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सक्सेस लेवल ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, फैक्टर्स की बात की गई है। और उसके बाद एम्पिरिकल स्टडी किस कंपनी के ऊपर की गई है वो बताया गया है इसमें, वो भी आप हाईलाइट कर लें। उसके बाद आपके पास एनालिसिस के ऊपर बात हुई है कि उसमें या कहने के रिजल्ट के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है दो, तो ये इसको आप हाईलाइट कर लें। इनको हम जो है अपने मेथड से भी लिखेंगे। फिलहाल आप जो है इसमें इंट्रोडक्टरी लाइन, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, इंट्रोडक्शन निकाल लें, फिर बॉडी निकाल लें, और उसके बाद आप उसके बारे में जो रिजल्ट्स हैं या एनालिसिस के तौर पे जो हमारे पास उसने टेक्निक यूज़ की है उसको आप देख लें एब्स्ट्रैक्ट से। उसके बाद आपके पास इंट्रोडक्शन की लाइन आ जाती है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कुछ लाइंस आप देख लें, उसको हाईलाइट कर लें। जैसे कि ये फर्स्ट 3 लाइंस मैंने ये ऊपर लिखी हुई हैं, ये सबसे पहले आपके पास ये आ गई। उसके बाद ये था जब मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन का फर्स्ट और एंड जरूर देख लें, एंड के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं उस रिसर्च पेपर। तो ऑब्जेक्टिव इसमें है कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी लाइंस आ जाएंगी। उसके बाद आपने देख लेना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप सारा एक दफ़ा लिखें, उसमें देखें कि कंक्लूड किस लाइन में किया हुआ है, या अगर नहीं किया हुआ तो आप एक लाइन, एक दो लाइन में खुद से कर दें। तो जब आपने पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए तो उनसे फिर आप, ये मैं आपको ईमेल कर दूंगा ये, तो आप इसको पढ़ें कि किस तरह उस जो हाईलाइट पॉइंट किए हैं उससे फिर मजीद पैराग्राफ बनाए हैं। उन पॉइंट्स को मिला के, उन हाइलाइटेड पॉइंट्स को मिला के पैराग्राफ बना लिए। फिर इसका रेफरेंस किस तरह आपने देना है। 3 ऑथर से हमारे पास कुमार और नेर और सुमा, ये 3 हमारे पास ऑथर थे। इनके 2013 में किया था। इसका टॉपिक ये था। टॉपिक के बाद हमारे पास आ गया कि ये जर्नल नेम आ गया, एडवांसेस इन इंटेलिजेंट सिस्टम एंड कंप्यूटिंग, और फिर वॉल्यूम नंबर आ गया। उसके बाद पेज नंबर आ गया कि किस पेज के ऊपर ये, किस वॉल्यूम में पड़ा हुआ है ये रिसर्च पेपर और किस पेज नंबर पे है। ये इस तरह आपने इसका रेफरेंस, ये एंड टेक्स्ट रेफरेंस, इसका इन टेक्स्ट रेफरेंस कैसे ऐड करना है। जब आपने ये पॉइंट हाईलाइट कर लिए, फिर आपने इसमें से प्लेजरिज्म भी रिमूव करनी है। वो आप किस तरह कर सकते हैं, आप सिनोनिम चेंज करें। आप एक फर्स्ट लाइन है, अगर इसको अपने वर्ड्स में लिखें, इसको चेंज करके ग्रामर का ख्याल जरूर रखें इसमें, और अपने वर्ड्स में इसको लिखें एक दो लाइन, एक एक लाइन करके सबको आप इनकी प्लेजरिज्म रिमूव करते जाएं। तो और उसमें आप अगर स्टार्ट वाली लाइन किस तरह लिख सकते हैं कि जैसे कि ये स्टडी की किसने थी, कुमार, नेयर एंड सुमा ने की थी। मैंने बताया था कि 3 अगर ऑथर्स हों तो आप उसको किस तरह लिखेंगे कि जैसे कुमार एट आल 2013, इसको आप ब्रैकेट में भी ईयर को लिख सकते हैं, या अगर आपने जिस तरह का आपको आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बोलेगी लिखने का इन टेक्स्ट रेफरेंस या इन टेक्स्ट रेफरेंस, उसी को आपने फॉलो करना है। तो कुमार इसको आप फिर अपने वर्डिंग में इस तरह लिख लें, कुमार एट आल 2013 स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले टॉपिक आ गया कि उसने फलां ऑथर ने वो टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की। उसके बाद है कि स्टडी में क्या बताया गया है। दिस स्टडी स्टेट्स दैट अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, लाइक फैक्टर्स के ऊपर बात की गई है। उसके बाद वो जो पैराग्राफ्स हमने बनाए थे उन्हीं को कह लें कि अपने अपने वर्ड्स में सिनोनिम चेंज करें या सेंटेंस चेंज करें थोड़ा बहुत, तो आपके पास ये एक रिव्यू के तौर पे आपके पास ये पैराग्राफ बन जाएगा। मैंने एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन के ऊपर ही ज़्यादा हाईलाइट किया है, या ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स वाली लाइंस को ही हाईलाइट किया था। आप सारा
वैसे ये जो पॉइंट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन और ऑब्जेक्टिव्स, इसके स्किमिंग करके आप इस तरह रिव्यू लिख सकते हैं। अगर आप सारा रिसर्च पेपर पढ़ते हैं और उसको अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो वो सबसे बेहतर तरीका है। मतलब कि स्टार्ट उसी तरह ही आप करेंगे कि फलां ऑथर ने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की, उसमें ये फैक्टर्स थे, उसमें उन फैक्टर्स को यूज करके उसके पास रिजल्ट्स क्या आए वो लिख दें, और एंड के ऊपर उसने कंक्लूड क्या किया हुआ है वो लिख दें। तो अगर तो सारा पेपर पढ़ते हैं तो फिर तो बेस्ट है। अगर आप इन दो तीन चीज़ों को मिला के फिर उनके प्लेजरिज्म रिमूव कर देते हैं तो फिर भी आपके पास इस तरह रिव्यू लिखा जा सकता है। तो ये था एक तरीका के रिव्यू किस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में मज़ीद हम रिसर्च के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।